I can tell you one thing. I have sleepless nights thinking about it. My wife tells me every day, why are you getting so involved? But I am involved because I am worried about my country. You don't know how much it is impacting me. Just imagine how much it must be affecting those belonging to the minority community. It's really sad what is happening, and I don't know why nobody in this country wants to stand up and fight this kind of nonsense. नमस्कार दोस्तों, देश का कोई सीनियर मोस्ट एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हो, वो इस तरह से एक इंटरव्यू के दौरान फपक कर रो पड़े तो समझ सकते हैं कि उसके भीतर कितनी बेचैनी, कितनी परेशानी बड़ी होगी। आप समझ सकते हैं कि एक सीनियर एडवोकेट इंटरव्यू के दौरान जब उनकी आंखों से धारा प्रवाह आंसू निकलने लगे तो वो कितने चिंतित होंगे उन हालातों से जिसका जिक्र उस इंटरव्यू के दौरान वो कर रहे हैं। इस शख्स का नाम है दुष्यंत दबे, सीनियर एडवोकेट। इंटरव्यू कर रहे थे द वायर के लिए करण थापर। इंटरव्यू के दौरान विषय था संभल, अजमेर शरीफ ईदगाह और जो देश में एक माहौल बना है मस्जिदों के नीचे, मीनारों के नीचे, दरगाहों के नीचे खुदाई का और मंदिर और मूर्तियां तलाशने का, उसी विषय पर करण थापर इंटरव्यू कर रहे थे। और इंटरव्यू का एक विषय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का वो फैसला और वो ऑब्जर्वेशन था जिसके तहत ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की अनुमति मिल गई थी। सवालों के जवाब के क्रम में दुष्यंत दबे रो पड़े। करीब 37 मिनट का इंटरव्यू है और उसका यह हिस्सा वायरल है। जब मैंने सुबह यह वायरल वीडियो देखा तो फिर मैंने करीब 37 मिनट का पूरा इंटरव्यू देखा। इंटरव्यू में बाकी क्या कुछ कह रहे हैं आगे हम बात करते हैं, लेकिन रोते हुए जो दुष्यंत दबे कह रहे हैं, एक भावुक नागरिक के तौर पर, एक भावुक इंसान के तौर पर, उनकी भावनाएं जिस तरह से बाहर आ रही हैं उसको उसी तरह से एक नागरिक और भावुक इंसान की तरह से आपको सोचना और समझना चाहिए। दुष्यंत दबे ने कहा इसी वीडियो में जो आपने देखा, मैं कई रातों से सो नहीं पा रहा हूं। मेरी पत्नी रोज कहती है कि आप क्यों इतने इन्वॉल्व हैं। उनके कहे का, उनकी भावनाओं का मैं हिंदी अनुवाद कर रहा हूं, लेकिन वो कहते हैं मैं इतना दुखी हूं देश के बारे में सोचकर, आप नहीं सोच सकते मैं कितना परेशान हूं। करण थापर से बातचीत करते हुए कहते हैं अल्पसंख्यकों के बारे में सोचकर परेशान हूं, ये बहुत दुख की बात है। मैं नहीं जानता कि देश में लोग इस तरह की मूर्खता का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, लड़ क्यों नहीं, फाइट क्यों नहीं कर रहे हैं। ये दुष्यंत दबे कह रहे हैं। एक वकील जो कानूनी प्रक्रिया को बारीकी से जानता है, एक वकील जो भविष्य के खतरे की आहट को देख रहा है, एक नागरिक जो चिंतित है देश की दशा और दिशा के लिए, वो इस भाषा में बात करते हुए इंटरव्यू के दौरान रो पड़ता है। और भी बहुत बातें कही है दुष्यंत दबे ने, और दुष्यंत दबे के इस इंटरव्यू को देखा भी जाना चाहिए। और जस्टिस चंद्रचूड़ को जिस ढंग से दुष्यंत दबे ने कटघरे में खड़ा किया है, जिस ढंग से सीजेआई चंद्रचूड़ को दुष्यंत दबे ने कसूरवार माना है मौजूदा हालात के लिए, जिस ढंग से दुष्यंत दबे ने खुले तौर पर जस्टिस चंद्रचूड़ को देश की कानून व्यवस्था को एक तरह से चौपट करने के लिए गुनहगार माना है, उनकी बातों को सुना जाना चाहिए। और गौर से सुनकर आप भी समझेंगे कि जो कुछ आज हो रहा है उसके लिए बहुत बड़े एक कसूरवार सीजेआई चंद्रचूड़ हैं, जिन्हें हम सब ने, देश ने अपने सिर माथे पर बिठाया था। लेकिन वो तो विदा हो गए अपने पद से, लेकिन कुछ ऐसा कर गए जिसका खामियाजा संभल में लोग भुगत रहे हैं। 4 मौतें हो गई, 5, जिसका खामियाजा आने वाले समय में अलग अलग हिस्सों में लोग भुगतेंगे। और उसी खामियाजा की चिंता में दुष्यंत दबे भावुक हो रहे हैं। I think that Chandrachud has done a great disservice to the constitution and to this country. I want to get you to repeat that. Justice Chandrachud has done a great disservice to the constitution and to the people of this country. You seriously mean that? What has Chandrachud done? Is he not guilty of, he and his colleagues are not guilty of defying Supreme Court's judgment? He and his colleagues, are they not responsible for breaking down of the rule of law? A moment ago you said of Justice Chandrachud that this is not just the most damaging thing he said and done, but it was deliberate, and then you added, I have no doubt, he's playing in the hands of somebody. In whose hands is he playing? Whose
in a sense, manipulating him. Whoever is interested in this exercise, who are the forces who are wanting this exercise to be carried on. You mean Modi and the BJP? Destabilize the country and suppress and oppress the minority community. This is not isolated. Let's understand one thing. But can I interrupt? Can I interrupt? This is a very serious charge you're making. You're suggesting that as a justice and later as a chief justice, he was being influenced by political considerations, and those in particular of the ruling BJP. No doubt about it. There is no doubt about it, and he proved it by his arthi with the Prime Minister. He proved it again by saying that Ayodhya judgment, I got divine wisdom from Almighty. I can tell you one thing. I can tell you one thing. I have sleepless nights thinking about it. My wife tells me every day, why are you getting so involved? But I am involved because I am worried about my country. I am worried about my lovely. You don't know how much it is impacting me. Just imagine how much it must be affecting those belonging to the minority community. It's really sad what is happening, and I don't know why nobody in this country wants to stand up and fight this kind of nonsense. एक भावुक इंसान जो देश को प्यार करता है, जो देश के लिए चिंता करता है, जो देश में किसी तरह के संभावित खतरे या देश में तनाव के माहौल का आकलन करता है, भविष्य की चिंता करता है, वो भावुक होकर ऐसा ही रो सकता है। दुष्यंत दबे ने जो कहा वो बहुत सारे लोग लगातार बीते 5, 6, 10 दिनों से कह रहे हैं। शब्द अलग हैं, तरीके अलग हैं। जब से संभल में मस्जिद के सर्वे की अनुमति 1 दिन में अदालत ने दी और सर्वे की अनुमति 2-2.5 घंटे की सुनवाई, एक तरफा सुनवाई, एक्स पार्टी फैसला दिया जिसमें मस्जिद पक्ष के लोग उपस्थित नहीं थे, और उसके बाद तुरंत सर्वे वाली टीम पहुंच गई कुछ घंटे में, और उसके बाद जो बवाल हुआ आप जानते हैं, उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। लेकिन दुष्यंत दबे ने जस्टिस चंद्रचूड़ को जिस ढंग से कटघरे में खड़ा किया है, जो स्थितियां देश में बन रही है संभल से अजमेर तक, वो सुना जाना चाहिए। दुष्यंत दबे ने कहा, शुरुआती कुछ हिस्से आपने सुना, उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो कहा है साफ साफ, उसका हिंदी तर्जुमा अगर बताऊं, इंटरव्यू के कुछ हिस्से आगे भी मैं दिखाऊंगा। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने देश और संविधान का बहुत नुकसान किया है। जो उन्होंने कहा उसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं, इंग्लिश आपने शुरू में सुना। क्या जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ठेंगा दिखाने के दोषी नहीं है? उसी जजमेंट की बात कर रहे हैं जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने अयोध्या पर सुनवाई के दौरान, 5 जजों की पीठ ने जो राम जन्मभूमि मुद्दे पर सुनवाई के दौरान प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को इंडोर्स करते हुए जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का एक्ट, जो एक्ट 1947 के पहले की मस्जिदों और धार्मिक स्थलों को एक तरह से प्रोटेक्शन देता है कि उनके मूल चरित्र से किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। 1947 15 अगस्त के पहले जो धार्मिक स्थल जिस भी धर्म से जुड़े हैं उनका वही चरित्र रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। ये प्रोटेक्शन प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट देता है। उसमें अयोध्या उससे बाहर था और अयोध्या के मुद्दे पर फैसला दिया था जस्टिस चंद्रचूड़ ने। तब उन्होंने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की भी तारीफें की थी। वही जिक्र कर रहे हैं दुष्यंत दबे। लेकिन वही जब ज्ञानवापी का मामला जस्टिस चंद्रचूड़ की अदालत में आया 2022 में मई में, तब उन्होंने क्या कर दिया? दुष्यंत दबे ने कहा, जस्टिस चंद्रचूड़ और उनके साथी जज देश में खराब कानून व्यवस्था करने के कसूरवार हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि जस्टिस चंद्रचूड़ किसी के हाथ में खेल रहे थे। यह बहुत बड़ा आरोप लगाया है दुष्यंत दबे ने। सीधा सीधा जस्टिस चंद्रचूड़ के लिए कहा कि वो किसी के हाथ में खेल रहे थे। वो किसी कौन हो सकता है? जाहिर है सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग। और उसके बाद उन्होंने कहा है उसी इंटरव्यू में, जस्टिस चंद्रचूड़ बौद्धिक तौर पर बेईमान है। अगर उनके शब्दों को लूं, ही इज इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट। करण थापर उनसे बार बार सवाल पूछते हैं और सवाल के जवाब में, उसी जवाब में एक जगह रो पड़ते हैं। और जब करण थापर उनसे कहते हैं कि अब बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बार बार, चूंकि करण थापर की एक शैली है, वो बार बार कुरेदते हैं। अगर कोई सामने वाला इंटरव्यू में कोई जवाब देता है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात होती है, उस लाइन को, उसके शब्द को पकड़ते हैं, फिर रिपीट करके काउंटर क्वेश्चन करते हैं। ये करण की शैली है। उसी शैली में करण थापर द वायर के उस इंटरव्यू में बार बार कुरेद रहे हैं कि आपने इतनी बड़ी बात कह दी
क्योंकि उन्होंने कहा, आई थिंक दैट चंद्रचूड़ हैड डन ए ग्रेट डिससर्विस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नेशन एंड द कंट्री। उसी पर जब उन्होंने कुरेदा कि आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, तब फिर उन्होंने वही कहा कि इसमें कुछ कहने के लिए बच गया है क्या। जब करण थापर ने कहा कि आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, आपका क्या मतलब मोदी और बीजेपी से है, आप सीधे सीधे कह रहे हैं जस्टिस चंद्रचूड़ उनके प्रभाव में आकर फैसले ले रहे थे, जो सत्ता में है। जो बातचीत है उसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं। तो दुष्यंत दवे कहते हैं कोई इसमें शक है क्या। पीएम के साथ आरती करके उन्होंने साबित कर दिया, और ये कहकर भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने साबित किया क्यों किसी के हाथ में खेल रहे हैं कि अयोध्या पर फैसले के लिए उन्हें भगवान ने राह दिखाई। उसी बातचीत में फिर वो कहते हैं, करण सवाल पूछते हैं किनके हाथ में खेल रहे थे, कौन उन्हें मैनिपुलेट कर रहा था। तो वो कहते हैं, दुष्यंत दवे, आप जानते हैं कौन ऐसी ताकतें थी जो ये सब चाहती थी, कौन देश को डिस्टेबलाइज करना चाहता है और अल्पसंख्यकों को दबाना चाहता है। साफ साफ दुष्यंत दवे ने कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसला देते वक्त और मौखिक ऑब्जर्वेशन के वक्त जब उन्होंने कह दिया कि निचली अदालत को मामला रेफर कर दिया कि लर्नेड कोर्ट के पास जाइए, जब ज्ञानवापी में सर्वे के फैसले, लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ कुछ याचिकाएं उनके अदालत में आई थी, चाहते तो चंद्रचूड़ उसी वक्त दरवाजा बंद कर देते। उसी प्लेसेज ऑफ वर्शिप वक्त एक्ट का हवाला देकर, जो एक्ट 1947 के पहले के धार्मिक स्थलों से छेड़छाड़ की अनुमति नहीं देता है, और उस एक्ट को इंडोर्स जस्टिस चंद्रचूड़ राम जन्मभूमि अयोध्या विवाद के फैसले में कर चुके थे 5 जजों की पीठ में। लेकिन 3 जजों की पीठ में जब ये सुनवाई हो रही थी, तब जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो कहा उसी का जिक्र कर रहे थे दुष्यंत दवे इस इंटरव्यू में, और उसी पर हम सब लोग बार बार बात कर रहे हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ कितना बड़ा नुकसान कर गए देश का। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने मौखिक उसमें कहा फैसला देते वक्त कि आप लोअर कोर्ट में जाइए, ascertaining the religious character of a place of worship was not barred under the Places of Worship Act 1991। मतलब किसी धार्मिक स्थल के चरित्र का उसका पता लगाना, उस प्लेस ऑफ वर्शिप का, वो कहीं किसी तरह से प्रतिबंधित प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं था। और यही कहकर चंद्रचूड़ ने फ्लड गेट खोल दिया, एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया, दरवाजा खोल दिया कि अलग अलग राज्यों में अदालतें, जैसे संभल में तुरंत नोटिस चला गया और सर्वे भी हो गया, सर्वे का फैसला भी हो गया और सर्वे भी हो गया, बवाल भी हो गया। अजमेर में ऐसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो 800 साल पुरानी दरगाह है, 813वां उर्स मनाया जाने वाला है वहाँ, 812 साल से उर्स मनाया जाता है, जनवरी में अब 813वां उर्स होगा। 75 साल से भारत के हर प्रधानमंत्री ने अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेजे हैं, पहले प्रधानमंत्री से लेकर अभी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उसके बाद उस अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे मंदिर है, दीवारों के नीचे मंदिर है, बुलंद दरवाजा के नीचे मंदिर है, मूर्तियां, ये कहते हुए वहां याचिका दायर की गई और उस मामले में भी नोटिस भेज दिया गया दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और संबद्ध पक्ष। ये ऐसा ही को वही दुष्यंत दवे इस इंटरव्यू में कह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा, एक सीनियर एडवोकेट जो कानूनी प्रक्रिया को जानता है, जिन्होंने बतौर जस्टिस, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट आए थे चंद्रचूड़ तब, और जब चंद्रचूड़ जब 2 साल पहले बन गए जब चीफ जस्टिस, तब बतौर चीफ जस्टिस, बतौर जस्टिस, जिस सीनियर एडवोकेट ने बहुत करीब से उन्हें देखा, उनके फैसलों को, वो सीनियर एडवोकेट रो पड़ता है। और दुष्यंत दवे ने साफ साफ, उनके पूरे इंटरव्यू को भी मैं थोड़ा सुन रहा था, जिसमें साफ साफ उन्होंने कहा है, ज्ञानवापी मस्जिद के वक्त सर्वे की इजाज़त देकर जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने ही फैसले के खिलाफ काम किया, जो फैसला उन्होंने राम जन्मभूमि विवाद के वक्त दिया था। उन्होंने उस दिन क्यों नहीं कहा कि कोई और मुकदमा स्वीकार नहीं होगा, किसी भी अदालत में अब ऐसे मुकदमे नहीं चलेंगे। अगर जस्टिस चंद्रचूड़ चाहते तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन वो दूसरों के हाथ में खेल रहे थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। ये आपने देखा होगा कि रिटायरमेंट के बाद से, 8 नवंबर के बाद से लगातार जस्टिस चंद्रचूड़ अलग अलग जगह इंटरव्यू दे रहे हैं। पता नहीं 1 दर्जन से ज़्यादा इंटरव्यू दे चुके। लेक्चर देने का सिलसिला तो उनका 1-1.5 साल पहले शुरू हो गया था, वीकेंड पर, शनिवार और रविवार को। उसी एक जगह गांव में कहीं उन्होंने कह दिया था कि भगवान ने उन्हें रास्ता दिखाया, अयोध्या मसले पर फैसले का रास्ता। और उसके पहले विवाद में तब आए थे जब गणेश पूजा के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी उनके घर पर आरती करने गए थे, जिसे उन्होंने प्राइवेट इवेंट बता दिया था।
कि उनका प्राइवेट इवेंट है, जिस प्राइवेट इवेंट में कई कैमरे थे, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उस वीडियो को वायरल कर दिया, जिससे देश में मैसेज गया कि कैसे सत्ता के केंद्र का सबसे मजबूत ताकतवर व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री, जिनकी सरकार पर या सरकार के खिलाफ कई मामले सुप्रीम कोर्ट में होते हैं या चल रहे हैं, और वो प्रधानमंत्री और उनकी क्या प्रॉक्सिमिटी है, क्या पर्सनल रिलेशन है, उसका भी जिक्र एक तरह से चंद्रचूड़ के उस रवैये का भी जिक्र दुष्यंत दबे ने किया है। और उन्होंने कहा है कि वो सब जगह सेक्युलरिज्म पर लेक्चर दे रहे हैं, रूल ऑफ लॉ पर लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन अब वही जिम्मेदार हैं देश में रूल ऑफ लॉ जो ब्रेक हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, उसके लिए चंद्रचूड़ जिम्मेदार हैं। और उसके बाद उन्होंने एक तरह से कहा है कि जब सीधे सीधे प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में प्रोटेक्शन दिया गया था कि आप धार्मिक चरित्र को नहीं बदल सकते, फिर चंद्रचूड़ ने उस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में सुनवाई के वक्त अपने फैसले को ही इंडोर्स करते हुए उस पर चंद्रचूड़ कायम क्यों नहीं थे? उन्होंने क्यों ऐसा कह दिया जिससे फ्लड गेट खुला है? उन्होंने कहा है कि चंद्रचूड़ ने 1991 के एक्ट के साथ खिलवाड़ किया है। क्या संभल में मारे गए 4 लोगों के लिए न्यायपालिका जिम्मेदार नहीं है? लोगों की जानें जा रही हैं, 2 समुदाय के लोग हमेशा के लिए बट जाएंगे, उनके जख्म कभी नहीं भर पाएंगे, खासतौर से यूपी से लेकर राजस्थान तक जहां बीजेपी पावर में है। मैं समझता हूं चंद्रचूड़ ने देश के संविधान को और देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। चंद्रचूड़ अपने ही जजमेंट को गलत तरीके से डिफाइन करने के गुनहगार हैं। यह एक्ट किसी भी नागरिक को किसी भी एक्शन से रोकता है। यह एक्ट सभी भी राज्यों को साफ साफ कहता है किसी सूरत में इस एक्ट को मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऐसा नहीं किया। ज्ञानवापी के फैसले के वक्त ऐसा निर्देश नहीं दिया। अगर चंद्रचूड़ चाहते थे कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के उस दायरे को, कवच को खत्म कर दिया जाए कि रिलीजियस प्लेसेज के कैरेक्टर को रीडिफाइन या उसकी पहचान हो सकती है, या अगर ऐसा उनकी ऐसी कोई धारणा थी, तो यही कहा दुष्यंत दबे ने। फिर जस्टिस चंद्रचूड़ बीजेपी सरकार से पूछते कि क्या आप उस एक्ट को खत्म करना चाहते हैं, और उसके तरीके हैं। फिर तो संसद है, संसद किसी भी एक्ट को खत्म करके नया एक्ट ला सकती है। तो दुष्यंत दबे ने कहा कि इसके लिए सीधे सीधे जस्टिस चंद्रचूड़ जिम्मेदार हैं जो देश में अब हो रहा है। और देश में हो क्या रहा है? संभल और उसका जिक्र तो हम लोग कर ही रहे हैं। इसका दरगाह का, जयपुर से दरगाह की खबरें आ ही रही है जो जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। और देश में हो क्या रहा है? संभल में जो हुआ आपने देखा, 4-5 मौतें हो गई पुलिस की गोली से, जिसे पुलिस मान नहीं रही है, इनकार कर रही है। पुलिस ने गोली चलाई नहीं, अपने आप गोली चल गई। पुलिस के मुताबिक अज्ञात लोगों ने गोली चलाई, गोली जिस्म के आर पार हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ मिला नहीं। और कल ही एक वीडियो मैंने किया था न्यूज़ लॉन्ड्री के हवाले से, जो 2 शख्स जो घायल हैं, एक के पैर में चोट लगी है, गोली लगी है, पैलेट लगा है, एक के हाथ में, दोनों जख्मी हैं। मेरे ख्याल से एक का नाम अजीम है, दूसरे का नाम हसन है। उसका वीडियो कल मैंने आपको दिखाया था न्यूज़ लॉन्ड्री के हवाले से। वो दोनों कह रहे हैं कि पुलिस उन पर दबाव बना रही है कि 10-10 लोगों के नाम लो, दूसरे 10 लोगों के नाम दो, और तहरीर में दूसरे का नाम बताओ। वो लड़का रो पड़ा, अजीम नाम का लड़का, जो न्यूज़ लॉन्ड्री पर, कि मैं किसके नाम लूँ, मैं अगर किसी के नाम जानता नहीं या कोई मेरे साथ था नहीं, मैं तो अकेला था वहाँ। और पूरी कहानी उसने बताई। साथ में ये भी कि तुम तब बच पाओगे जब तहरीर, तुम झूठी तहरीर दोगे कि वहाँ बवाल हो रहा था और पत्थरबाजी हो रही थी, फायरिंग कर रही थी, और तुम्हें पत्थर। वो कह रहे थे तुम्हें झूठी तहरीर देनी पड़ेगी। कोई नहीं, बोलो अरे बोलो। वो ये कह रहे थे वहाँ पर लेट के कि तुम्हारा बचने का एक ही चांसेस है। क्या पहले तो कह रहे हैं बेटा तुम 10-10 आदमियों को नाम सोच लो। जब हम सर अकेले गए तो 10-10 आदमी को नाम कहाँ से सोचे? जब यहाँ करके रहने वाले है नहीं, हम तो कहाँ से सोचे नाम? कहाँ के रहने? तलवार सवाजपुर के। कितने लोग संभल से? 20 किलो 20-25 होगा। तो यहाँ क्या कर रहे थे उस दिन? जी मजदूरी कराए हम यहाँ पे काम करने आए। तो हमसे बोलेगा, मैंने कहा सर हमें क्या करना पड़ेगा? आप जो बोलेगा हम वो करने के लिए तैयार है। तो कह रहे हैं देखो बेटा बात ऐसी है, तुम्हें तहरीर देनी पड़ेगी झूठी, क्या करना पड़ेगा? तो बोले हम सर तुमसे लिखवाएंगे कि वहाँ हम गए काम से, वहाँ पुलिस फायरिंग कर रही थी और पब्लिक पत्थर बरसा रही थी, तो वो वहाँ पर पब्लिक के पत्थर लग गया। तो ये स्थिति संभल में,
और उसके अलावा अब जो स्थितियां बन रही है अलग अलग जगह पर, आगरा को तेजो महालय कहते हुए या तेजो महल कहते हुए पहले से बवाल चल रहा है। वहाँ जलाभिषेक की अनुमति दी जाए, ताजमहल में पूजा की अनुमति दी जाए, ऐसे बहुत सारे कट्टर हिंदुत्ववादी लोग बीते कुछ सालों से लगातार ये मुहिम चला रहे हैं। तमाशा, अदालत के दरवाजे भी खटखटाए जा रहे हैं। कल को क्या पता कि ताजमहल का सर्वे होने लगे। ऐसे ही कल खबर आई कि बदायूं में कोई पुरानी जामा मस्जिद है, देश की सबसे पुरानी और बड़ी मस्जिदों में से एक। उस मस्जिद में नीलकंठ शिवलिंग विवाद को लेकर चल रहा है कि यहाँ कोई मंदिर था, नीलकंठ का मंदिर था, और उसके बाद उसको लेकर भी सुनवाई और विवाद है। वैसे ही एक देख रहा हूँ कन्नौज में भी कोई विवाद चल रहा है। मामला कोर्ट में नहीं है, लेकिन ज़्यादातर स्थलों को लेकर हिंदुओं और मुस्लिमों में मतभेद है। कन्नौज में भी कुछ ऐसे धार्मिक स्थल खोजे जा रहे हैं। आगरा का मैंने जिक्र किया। बनारस में एक और मस्जिद को लेकर विवाद किया जा रहा है। पंचगंगा घाट के पास है, कोई धरहरा मंदिर है, मस्जिद है, उसको लेकर भी विवाद है। कहा जा रहा है कि ये 16वीं शताब्दी में तोड़ा गया था, ये मस्जिद भी हमें चाहिए। और ऐसे जो हिंदुत्ववादी लोग हैं या ऐसे संगठन हैं जो बार बार मैं कहता हूँ कुकुरमुत्ते की तरह 10 साल में उगाए हैं मोदी राज में, ऐसे संगठनों के पास किसी के पास 1800 मस्जिदों या दरगाहों मीनारों की लिस्ट है, किसी के पास उससे ज़्यादा है। कोई 1 लाख 2 लाख बोलने से गुरेज नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी कहते हैं हाँ ठीक है, अजमेर शरीफ दरगाह की अगर खुदाई हो जाए या ऐसी अगर मांग की जा रही है, कुछ हो जाए तो क्या गलत है। जरा सोचिए क्या खोदना चाह रहे हैं हम और क्या करना चाह रहे हैं देश में। 400 साल पहले, 600 साल पहले, 800 साल पहले, 1000 साल पहले जो हुआ वो जख्म है, इतिहास में दर्ज है। लेकिन उसके बाद कानून है, संविधान है, अदालतें हैं, कुछ फैसला हुआ, कुछ तय हुआ, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है, और हमें अमन चैन शांति के साथ आगे देश का भविष्य आगे देखना है कि अतीत के घाव को कुरेद कर और उसके बाद राजनीति करते हुए, हिंदू मुसलमान करते हुए देश में ऐसे गली मोहल्ले में, शहरों में, गांवों में इतना तनावपूर्ण माहौल बना दें कि उसके बाद हर जगह मस्जिद, दरगाह और उसकी खुदाई की बात होने लगे। यही चिंता दुष्यंत दवे के जहन में होगी, तभी वो बातचीत करते हुए करण थापर के साथ भावुक होकर रो पड़े। बार बार उस प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की होती है बात, और कुछ सोचकर ही 91 में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट संसद ने पारित किया था, और कुछ सोचकर इसलिए क्योंकि वो दौर भी बहुत तनाव का दौर था। तो हुआ कि चलिए अयोध्या पर जो बात हो रही है, विवाद है, अदालत में मामला है, लंबे समय से चल रहा है, इसको बाहर रखकर और बाकी जितने धार्मिक स्थल हैं उनको एज इट इज, जो जिस अवस्था में है, जो जिस स्थिति में 1947 के पहले है, उसको बरकरार रखा जाए। लेकिन अब क्या वो बरकरार रखने का जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो कानून है, क्या उस कानून की धज्जियां नहीं उड़ रही हैं? चंद्रचूड़ के एक रवैये से, चंद्रचूड़ के एक फैसले से, चंद्रचूड़ ने जिस ढंग से कह दिया कि धार्मिक चरित्र की पहचान करना उस एक्ट के मुताबिक प्रतिबंधित नहीं है। उस एक्ट में क्या है? सेक्शन 3 है, 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक स्थलों में कोई बदलाव नहीं होगा, उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा जिसमें 15 अगस्त 47 को था। अगर यह साबित हो भी जाता है कि वर्तमान धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था, तो भी उसके वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। यह साफ साफ लिखा हुआ है कि यह साबित होने पर भी नहीं बदला जा सकता है। उसके बाद उसी में सेक्शन 4 का 2 है, जिसमें लिखा है कि 15 अगस्त 1947 से पहले के विवाद पर कोई मुकदमा नहीं। 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने के लिए किसी भी अदालत में पेंडिंग कोई मुकदमा या कानूनी कार्यवाही खत्म हो जाएगी और कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्यवाही नहीं शुरू की जाएगी। अगर उपासना स्थल में बदलाव 15 अगस्त 47 के बाद हुआ है तो ऐसे में कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। साफ साफ लिखा हुआ है, किसी भी अदालत में इस पर कोई मुकदमा, कोई कानूनी कार्यवाही या नया मुकदमा कुछ नहीं होगा। और वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट अभी है, उसी पर देश को चलना है, उसी के हिसाब से फैसले होने हैं, लेकिन उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है और निचली अदालतों की तरफ से उड़ाई जा रही है। जो अजमेर से नोटिस गया उसमें, और जो संभल से गया उसमें, और जो बाकी जगह सुनवाई चल रही है, चलेगी, क्योंकि अब ये बहुत जगह होना है, इनको यही करना है। एक देश में ऐसा माहौल बन गया है और उसमें बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस और वीएचपी, इन संगठनों से जुड़े लोग, बार बार मैं कहता हूं घोषित या अघोषित तौर पर या इनके द्वारा संरक्षित संगठन, क्योंकि अगर कोई फ्रिंज एलिमेंट कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि संभल में या अजमेर में या किसी और जगह कोई फ्रिंज एलिमेंट था जो ये मुद्दा माहौल बना रहा है, या कल को कहीं और
यूपी राजस्थान में वो फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, वो संरक्षित पल्लवित पोषित लोग हैं। कुतुब मीनार तक पर दावा ठोक चुके हैं कि उनके पीछे 27 मंदिरों और मूर्तियों के प्रमाण हैं, वहां भी खुदाई की बात करने लगे हैं। जामा मस्जिद का जिक्र बार बार मैं करता हूं, दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर तो है ही कि उसके नीचे मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, विष्णु की मूर्तियां, कृष्ण की मूर्तियां। हो तो साक्षी महाराज जो बीजेपी के नेता सांसद वो कह चुके हैं। तो फिर ये कानून का क्या मतलब है? और ये कानून और संविधान का कस्टोडियन कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री माथे से संविधान लगाकर तस्वीर खिंचवाते हैं और अखबारों में संविधान दिवस पर जारी करते हैं, लेकिन क्या उनकी ड्यूटी नहीं है? दुष्यंत दबे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्शन 5 जो है उसमें राम जन्मभूमि विवाद पर लागू नहीं वाले में, उसमें वही सेक्शन 5 में उसका जिक्र है। सेक्शन 6 में है, अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 6 में है, अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट के सेक्शन 3 का उल्लंघन करता है तो 3 साल की सजा और जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये सब होते हुए देश में ये हो रहा है। तो बहरहाल मैं तो दुष्यंत दबे साहब को सलाम करूंगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए कहने का जोखिम मूल्य, बल्कि उन्होंने उस इंटरव्यू में ये भी कहा है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने जब ये फैसला दिया, उन्होंने एक तरह से तंज भी किया है कि 5 जजों की जिस पीठ ने सीजेआई, जस्टिस चंद्रचूड़ तब सीजेआई नहीं थे, जिस पीठ ने राम जन्मभूमि विवाद, अयोध्या विवाद पर फैसला दिया, उनके 4 जज सेटल हो चुके कहीं सरकार के अनुकंपा पर। ये भी दुष्यंत दबे ने जिक्र किया, लेकिन कहा 2022 में जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस तरह से ज्ञानवापी के मुद्दे पर यह बात कही तो बाकी जो 2 जजेस थे उनको उस पर एतराज करना चाहिए था कि हम आपसे सहमत नहीं है, लेकिन वो हिम्मत नहीं दिखा पाए। अब वो उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या करे। और उस प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता पर चुनौती का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई संभल के मुद्दे पर और कहा कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट, प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मुद्दे की सुनवाई करे। 3 दिन में लिस्टिंग होगी, मुझे लगता है कल उसकी सुनवाई होगी। तो एक तो कम से कम उम्मीद दिखी कि लोअर कोर्ट पर रोक लगाई। और उन्होंने ये भी कहा कि इस ऑर्डर पर, लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर कुछ उन्हें रिजर्वेशन है, जो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा। लेकिन उसके बाद आगे का दरवाजा, उन्होंने ये भी कहा कि 6 जनवरी के बाद भी अगर याचिकाकर्ता चाहें तो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, रद्द नहीं हुआ या याचिका खारिज नहीं हुई, या ये नहीं कहा गया लोअर कोर्ट में जाइए। लोअर कोर्ट में जाइए, लेकिन हम भी इसको देख रहे हैं और हमारे पास भी आप आ सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब आगे क्या होगा देखते हैं। लेकिन फिलहाल इस चिंता में हम जैसे तमाम लोग, हम जैसे तमाम नागरिक, आप में से लाखों करोड़ों लोगों को लगता होगा क्या हम देश में अब आज के दौर में प्रधानमंत्री मोदी जब 2047 के भारत की बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, जीडीपी का क्या हाल है, गरीबी का, तमाम तरह की समस्याएं, रोजगार का, हर घर की अपनी मुश्किल परेशानी है, आजीविका का, आज आप 80 करोड़ लोगों को अनाज देकर उस पर पाल कर आप कह रहे हैं कि देश को आप विश्वगुरु बना रहे हैं। क्या चिंता होनी चाहिए देश की? क्या चिंता होनी चाहिए समाज की? क्या चिंता होनी चाहिए सत्ता में बैठे लोगों की? लेकिन उनके लिए ये है एजेंडा और मुद्दा, बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो। और उसके बाद जो लोग कहते हैं फ्रिंज एलिमेंट, मैंने देखा साजिया इल्मी बीजेपी की प्रवक्ता, उन्होंने कल एक्सप्रेस में लेख लिखा था, उनकी भी चिंता थी। और बहुत सारे लोग इसको फ्रिंज एलिमेंट कहने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिसमें मैंने लेख पढ़ा नहीं, हेडिंग से यही लग रहा था। फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, बार बार कहूँगा। संभल की जो घटना हुई है उसको बीजेपी के, यूपी के कुछ विधायक और नेता जस्टिफाई कर रहे हैं कि सही हुआ। संभल घटना मतलब सर्वे का ऑर्डर सही हुआ, और टारगेटेड ढंग से संभल में क्या हुआ उसके बाद ये सब हम देख चुके हैं। किस तरह से जय श्री राम के नारे लगते हुए सर्वे करने वाली टीम, जिसमें वो एडवोकेट और उनके साथ जो याचिकाकर्ता, वो सब मस्जिद गए और अलग अलग गलियों से होते हुए आए, वो सब हम देख चुके हैं। ये सब कहने की जरूरत नहीं है। इस पर बार बार हम जितनी बार कहेंगे एक ही बात है, आप सोचिए कि क्या हो रहा है, कहां हम देश को ले जाना चाह रहे हैं। इस दौर में कोई भी संजीदा आदमी, कोई भी जिसके पास दिमाग है, जो दिमाग से सोच सकता है, कोई भी आदमी चिंतित हो सकता है। किसी को भी लग सकता है यार हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। हम 500, 700, 400 साल पहले की खुदाई करवाने लगे, हर गली, हर मोहल्ले में, हर शहर में। क्योंकि हमने तो ट्रैवल करते हुए यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बहुत जगह पुराने खंडहर, पुराने गुंबद, पुरानी मीनार पड़ी हुई देखी है। बिहार में बहुत जगह है, कोई चला जाए, सासाराम चला जाए, बिहार के अलग अलग इलाकों में चला जाए, नालंदा ही चला जाए, विक्रमशिला चला जाए, हर जगह है। तो आप खुदाई कराओ सब जगह और कहो इसको खोदो, हटाओ। शेरशाह सूरी का मकबरा हटाओ, दिल्ली में हुमायूं का जो टॉम्ब है उसको हटाओ, और तो और लाल किले को खोदो भाई।
जिससे 75 साल से जिस लाल किले पे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, क्या पता लाल किले के नीचे कौन सा मंदिर, कौन सी मूर्तियां या क्या रहा होगा। आगरा के जो किला है उसको खुदाई कराओ, हर जगह खुद, फतेहपुर सीकरी खुदाई कराओ, यही करो और बाकी काम छोड़ दो और देश विश्वगुरु हो जाएगा। 2047 में विकसित भारत बन जाएगा पूरा देश। रवीश कुमार ने सही कहा अपने वीडियो में, भारत खोदो योजना, तो खोदो पूरे भारत को। और ये अगर हो रहा है और सत्ता में बैठे लोग आंखें मूंदे बैठे हैं, ये मत समझिए आंखें मूंदे बैठे हैं, वो तमाशबीन है, उनकी छूट है। जैसा कि मैंने कहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन है, या वो लाभार्थी होंगे इसके। मान लीजिए कह दें कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट भी हैं, कुछ ऐसे हिंदुत्ववादी संगठन हैं जिनका सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी या संघ से रिश्ता नहीं है, लेकिन लाभार्थी कौन होगा? बीजेपी। यही दुष्यंत दबे कह रहे हैं कि जो पावर में है वही लाभार्थी होगा। देश में ऐसे दंगा का माहौल बनेगा, 2027 में यूपी में चुनाव है, उसका कौन लाभार्थी होगा? कौन 80-20 के नारे बुलंद करता है? किसका मकसद है कि देश में हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर चुनाव हो? कौन लाभार्थी होगा? सोचिए। एक तरफ आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्या खोजना, और दूसरी तरफ ये सब खोजा जा रहा है। बीजेपी के नेताओं के बयान, सांसदों के या विधायकों के बयान पर गौर कीजिए, आपको लगेगा सब मिले हुए हैं, सब मिली भगत से हो रहा है। बहरहाल दुष्यंत दबे साहब की इस चिंता में हम सब लोग शामिल हैं, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ चिंतित हो सकते हैं। जब तक सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग या नागरिक के तौर पर आप, हर घर, हर शहर, हर गांव में, हर जिले में, हर सूबे में रहने वाले लोग, जब तक आप नहीं समझेंगे कि ये गलत हो रहा है, ये लड़ाने के लिए हो रहा है, ये हिंसा फैलाने के लिए हो रहा है, ये हिंदू मुसलमान के बीच एक नफरत की दीवार खड़ी करके देश का माहौल खराब करने के लिए हो रहा है, और इसका असर ये होगा कि किस शहर में कौन 4, 6, 10 कम मारे जाएंगे, उसकी गिनती नहीं होगी आने वाले दिनों में। और भाई 15, 16, 17, 18 करोड़ जितने भी हैं मुस्लिम देश की, वो आबादी जो 1947 के बाद जिसने तय किया कि इस मुल्क में रहेंगे, उस आबादी को ठेल कर आप पाकिस्तान और कहीं और भेज नहीं सकते। इसे मुल्क के नागरिक है, संविधान ने वही अधिकार उनको दिया है जो अधिकार किसी हिंदू को, किसी सिख को, किसी ईसाई को दिया है। तो आप उन्हें अगर 2M दर्जे के नागरिक बताकर घुसपैठिया, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले, आक्रमणकारी, आक्रांता, बाबर की औलाद और ये सब कहकर उन्हें उस तरह से खांचे में फिट करते हैं, तो आप सोच नहीं पा रहे हैं कि आगे 5-10 साल बाद देश कहाँ जाएगा, शुरुआत इस तरह की खुदाई से अगर हुई तो। बहरहाल इस बातचीत को या अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। उम्मीद करते हैं स्थितियाँ बदलेगी, लेकिन ऐसी कोई स्थिति अभी उम्मीद की दिखती नहीं है। तो नाउम्मीदी में हम लोग चिराग जलाते रहेंगे, नाउम्मीदी में हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, चाहे हमारी आवाज़ कई बार नक्कार खाने में तूती की आवाज़ बनकर दम तोड़ दे। बोलना ज़रूरी है, बोलेंगे, लेकिन इसका असर आप तक होगा, आप पर होगा, तभी कुछ स्थितियाँ बदलेगी। तो बहुत कुछ जिम्मेदारी आपकी है, आप दर्शकों की, आप तमाम लोगों की है। आप जहाँ भी रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, अपने परिवार को इस तरह के नफरती प्रवृत्ति का कैदी अगर आपका परिवार हो रहा है, उसको निकालिए, अपने बच्चों को निकालिए, अपने भाई भतीजे रिश्तेदारों को निकालिए। और हर नागरिक की ड्यूटी है कि लोगों को बताइए कि क्या हो रहा है, समझाइए, वरना क्या होगा इसकी शायद हम कल्पना नहीं कर पा रहे। फिलहाल नमस्कार।